वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आज जो है यहाँ जो टॉपिक है इसका नाम है थायराइड हार्मोन या इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो गाइस आज हम ये देखने वाले हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कैसे बनता है, किस टाइप के सेल से बनता है। ओके, कौन सी ग्लैंड के अंदर बनता है, इसका सीक्रेशन कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, एंड एट लास्ट इसका रेगुलेशन कैसे होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन यहाँ नए हैं प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियोस हैं आपको सही टाइम पे मिलते रहे। सो गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी। एंड कॉम्पिटिटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं इसके थोड़े से यूटिलाइजेशन के ऊपर बात करूंगा, बिकॉज ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, और इससे होने वाले पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ओके, किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, किसी का कम होता है। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, और बॉडी के अंदर आयोडीन जो होता है, तो आयोडीन को ये यूज करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, एंड थायराइड ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, राइट। तो बात करते हैं कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। एंड ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसमें दो प्रकार के, या हम कहें कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है फॉलिकुलर सेल, दूसरी होती है इंटर फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल होती है ये यहाँ पे बनाती है, फॉर्मेशन करती है T3 and T4 का। T3 and T4 की यदि हम बात करें तो T4 होता है ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 होता है टेट्राआइडोथायरोनिन, राइट। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है सिंथेसिस के ऊपर, इसका रेगुलेशन के ऊपर, और एंटी थायराइड ड्रग्स के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पे इसका सिंथेसिस और इसका रेगुलेशन यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स या थायराइड इनिबिटर जो है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस करने के लिए या सिंथेसिस होने के लिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज की जरूरत पड़ती है वो होता है आयोडीन। ओके, तो हम पूरी बात यहाँ पे आयोडीन से ही स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो लाइक सिंथेसिस, तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि ये फॉर्म हो रहा है। फॉर्म कहाँ से हो रहा है? जो भी आप डाइटरी आयोडीन लेते हो उस आयोडीन को ये ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद फॉलिकल के अंदर इसको सिंथेसाइज करता है। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। पहला है आयोडाइड अपटेक, दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन, थर्ड वन इज कपलिंग, फोर्थ वन इज स्टोरेज एंड रिलीज, फिफ्थ वन इज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। ओके, तो यहाँ 5 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं पहली स्टेज क्या है। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है आयोडाइड अपटेक। ओके, अब आयोडाइड अपटेक हो रहा है मतलब यहाँ पे जो भी आयोडीन है, ये आयोडाइड है, इसको लिया जा रहा होगा। कहाँ पे लिया जा रहा होगा? फॉलिकुलर सेल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे टोटल बॉडी आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड एंड द वाटर 30 to 50 मिलीग्राम। ओके, जो भी फूड है, जो भी वाटर है, ओके, इसके थ्रू जो आयोडीन आ रहा है, इसके थ्रू जो आयोडाइड आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? ये आपकी बॉडी में आ रहा है, जिसको अपटेक किया जाता है फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। कहा जाता है कि आयोडीनेटेड या आयोडीन वाला आपको नमक खाना चाहिए, आयोडीन वाला जो है सॉल्ट यूज करना है। तो जब वंस अपॉन अ टाइम ये जब गोइटर फैला हुआ था उस टाइम से ही आयोडीनेटेड सॉल्ट का हम यूज करते आ रहे हैं। ओके, ताकि बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी ना हो। ओके, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, सी वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर आयोडीन ऑलरेडी ज़्यादा होता है। बट जो यहाँ पे मिड एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो भी सॉल्ट होता है इसके अंदर आयोडीन आयोडीनेट ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो only one fifth of the 30 to 50 milligram is present in the thyroid। अब यदि हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड में 30 से 50 मिलीग्राम जो कि आपके फूड एंड वाटर के थ्रू इनटेक किया जाता है, इसका केवल 150 यूज होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि 30 to 50 मिलीग्राम यदि बॉडी के अंदर आया तो पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड ने ले लिया। जितना उसको जरूरत है उतना ही लेगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। ओके,
तो थायराइड सेल्स जो होती है इनमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, या इसको हम कहते हैं NIS। तो चलिए सिंथेसिस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, तो ये है आपकी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट है इसका फॉलिकल और दूसरा पार्ट है कोलाइड। ओके, तो चारों तरफ से फॉलिकल है जिसके अंदर ही कोलाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो मेजर इसका जो कन्वर्जन होता है ये कोलाइड वाले पार्ट में ही होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ देखते हैं कि कौन से पार्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहला स्टेप फूड एंड वाटर, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो फूड एंड वाटर जो है इसके थ्रू ही आयोडीन जो है कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ओके, तो ये सिम्पोर्टर के थ्रू आयोडाइड जो होता है ये कहाँ पे आ जाता है, फॉलिकल के अंदर आ जाता है। ओके, फॉलिकल के अंदर आना इसको हम कहते हैं ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। ओके, ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड जो होता है ये इस फॉलिकल से बाहर निकलता है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा होता है, और कहाँ पर आता है, कोलाइड वाले पार्ट में आता है। तो जब ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होता है, मतलब और इंटरनल साइड में आ रहा होता है, यहाँ एक चैनल है जिसका नाम है पैंड्रिन। ओके, तो आयोडाइड जो है ये पैंड्रिन के थ्रू होगी कहाँ पर आ गया, अब कोलाइड के अंदर यहाँ पे आ चुका है। राइट, अब क्या होता है यहाँ पे सेकेंड स्टेज, ये जो आयोडाइड होता है, ये जो यहाँ पे आयोडाइड होता है, राइट, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड peroxidase प्लस H2O2। ओके, तो थायराइड peroxidase जो है इसको ऑक्सीडाइज करता है और उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब तीन यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है। पहला होता है आयोडीनियम आयन, दूसरा होता है हाइपोआयोडस एसिड, तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडस एसिड। ओके, तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडस एसिड। राइट, तीनों की तीनों आयोडीनियम आयन, हाइपोआयोडस एसिड एंड एंजाइम लिंक्ड आयोडस एसिड, ये तीनों जो है कन्वर्ट होते हैं जब यहाँ से ग्लोबुलिन जो कि यहाँ फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जी यहाँ पे बाहर की तरफ आता है। राइट, और यहाँ पे आयोडीनियम आयन, हाइपोआयोडस एसिड एंड एंजाइम लिंक्ड आयोडस एसिड, ये तीनों ही इसके ऊपर वर्क करते हैं। ओके, और इससे जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें कि MIT और DIT में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मोनोआइडोथायरोनिन और डाइआइडोथायरोनिन यहाँ पे प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब यही कॉम्प्लेक्स जो है आगे की तरफ इसी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ में ये बनाते हैं T3, T4, MIT एंड DIT। तो यहाँ ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन और मोनोआइडोथायरोनिन एंड डाइआइडोथायरोनिन, यहाँ चारों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद देयर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पूरा का पूरा तब तक रहेगा जब तक कि हमें थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है जब यूटिलाइज होगा तब ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू अगेन फॉलिकुलर सेल के अंदर यहाँ पे जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये मॉलिक्यूल, ये पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे आ चुका है। राइट, नाउ तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज फॉर्म में रहता है। ओके, पर जब जरूरत होगी ये यहाँ से अंदर की तरफ आएगा और फिर ये आगे के प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो अब इस फॉलिकुलर सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और लाइसोसोम जो होता है इस पूरे की पूरे कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ करता है और साथ में इसको कन्वर्ट कर देता है T3, T4 और दूसरी तरफ MIT एंड DIT। तो यहाँ पर इसने T3 एंड T4 को रिलीज कराया और दूसरी तरफ MIT दैट इज द मोनोआइडोथायरोनिन एंड डाइआइडोथायरोनिन ने रिलीज कराया। ओके, नाउ T3 एंड T4 जो होता है इनका सीक्रेशन होता है बिकॉज हमें बाहर जरूरत है। जब सीक्रेशन होगा तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ T3, T4 बाहर निकल आते हैं। बट ये जो T4 होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका डीआयोडीनेशन हो जाता है और अगेन T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइआइडोथायरोनिन एक्चुअल यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ओके, अब यहाँ पे जो MIT DIT बचा इसका क्या होगा, तो इसका क्या होता है, ये फिर से डीआयोडीनेशन हो जाता है। डीआयोडीनेशन होने की वजह से ये फिर से आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कन्वर्जन होता है आयोडाइड में। एंड अगेन ये जो आयोडाइड होता है ये यूज किया जाता है इसी साइकिल के अंदर। ओके, तो ये पूरा एक साइकिल है। आयोडीन मतलब आयोडाइड
को इनटेक करने से लेके तो T3 एंड T4 को रिलीज करने तक। ओके, तो इसमें ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके जो शॉर्ट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। NiS का मतलब होता है सोडियम आयोडाइड सिंपोडर, आई निगेटिव आयोडीन या आयोडाइड जिसको हम कहते हैं, HOI that is hypoiodous acid, I plus that is the iodinamide, EOI that is the enzyme linked hypoiodate, TG thyroglobulin, MIT monoiodotyrosine, DIT diiodotyrosine, T4 tetraiodo and T3 is a triiodotyrosine. Okay, तो guys यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट टर्म्स है। इन पार्ट है दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। तो यहाँ पर जो ट्रैप्ड आयोडाइड होता है ये मेम्ब्रेन का क्रॉस जो है इधर कोलाइड में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है जिसका नाम है पेंड्रिन, जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया था, राइट। तो यहाँ पे ये तीन पार्ट में आयोडीनामाइन, हाइपोआइडस एसिड एंड एंजाइम लिंक्ड हाइपोआइडस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके आगे जब इसकी कपलिंग होती है, बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो थर्ड पार्ट होता है इसका कपलिंग। कपलिंग में जो यहाँ पे अलग अलग पार्ट थे अभी जुड़ के यहाँ पे एक नया रेसिड्यू बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आयोडीनेटेड जो टायरोसिल रेसिड्यू होता है ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पे T3 एंड T4 का फॉर्मेशन ये करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड एंड कपलिंग आर स्टिमुलेटेड बाय द TSH। अब TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, यही इस कपलिंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है, राइट। फोर्थ नंबर आता है स्टोरेज एंड रिलीज का। स्टोरेज एंड रिलीज में जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है जिसके साथ में MIT DIT T3 एंड T4 है, ओके, ये तब तक वहां रहेगा जब तक कि इसकी जरूरत ना हो। जब जरूरत होगी तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर आ जाएगा। ओके, और वहां पे जो लाइसोजाइम होता है इसको रिलीज करा देगा T3 T4 MIT एंड DIT को, जहां से MIT और DIT जो है ये डीआयोडीनेटेड होके ये फिर से आयोडाइड आयन फॉर्म कर देंगे और अगेन ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। ओके, रिमेनिंग जो T3 एंड T4 होते हैं अब ये बाहर की तरफ रिलीज होंगे या सीक्रेट आउट होंगे। ओके, उसका लास्ट पॉइंट है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। जैसे मैंने कहा कि जो T4 होता है ये अनस्टेबल होता है तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो लिवर एंड किडनी इसमें ये हेल्प करते हैं, राइट। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपकी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एडीएमई की या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन इसका होता है बाय द ओरल रूट। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है ये 90 टू 95% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होता है। जो T4 होता है ये 95% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हो जाता है। रिमेनिंग जो होता है T3 ये 5% होता है। ओके, तो इसका जो फ्री अमाउंट होता है ये काफी कम होता है बिकॉज मैक्सिमम इसमें क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसके अंदर भी कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जो इसको बाइंड करते हैं। पहला है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन एंड थर्ड इज एल्बुमिन। आपको पता है कि ये सब प्रोटीन जो है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म इसका लिवर के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये डीहाइड्रोनेशन एंड ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है इसका यूरिन के थ्रू होता है। एंड इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है, प्लाज्मा टी हाफ है, T4 का 6 टू 7 डेज होता है एंड T3 का 1 टू 2 डेज होता है। तो दोनों के प्लाज्मा टी हाफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। अब हम यहाँ बात करेंगे कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि कोई भी चीज यदि सीक्रेट आउट हो रही है तो उसका रेगुलेशन करने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो बॉडी के पास एक अलग इसका मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं फीड। सो नेक्स्ट हमारा है रेगुलेशन ऑफ द सीक्रेशन। रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन में सो गाइस आपने यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो हम भी यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से हाइपोथैलेमस से। अब इस सीक्वेंस को समझिएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है ये यहाँ से रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को TRH।
तो टीआरएच एक फैक्टर हो गया। ओके, ये टीआरएच जो है कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ओके, और यहाँ से ये रिलीज कराता है टीएसएच। अब यहाँ से तो समझ में आ गया होगा आपको, टीएसएच दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाता है कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और यहाँ से ये रिलीज कराता है T3 एंड T4 को। जब इसका नीड कंप्लीट हो जाता है इन द ब्लड, राइट, कि अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे T3 T4 नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पे निगेटिव मैसेज यहाँ प्रोवाइड कराता है हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, कि अब यहाँ पे हमें T4 T3 की जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ से रिलीज होना बंद हो जाइए। ओके, हाइपोथैलेमस पे जाएगा तो ये क्या करेगा, टीआरएच का रिलीज बंद कर देगा, और डायरेक्टली यदि एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया तो ये यहाँ पे टीएसएच का रिलीज बंद कर देगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे रेगुलेशन किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन का, राइट। तो जो ये मैंने यहाँ डायग्राम में ऊपर आपको समझाया वो सेम चीज यहाँ पे जो है मैंने इसको सब्जेक्ट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इसमें हम देखेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। ओके, सो होप सो गाइज आपको समझ में आया हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।